Okay, so good morning to everyone. Today's lecture number 9 and topic of the day, divide and conquer strategies part 2. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक बाइनरी सर्च के ऊपर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, और वो इसलिए लगा सकते थे क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर किस तरह की स्ट्रेटेजी है और किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होती है। तो आप जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब आप सब प्रॉब्लम्स का सलूशन बना रहे हो तो हर एक सब प्रॉब्लम का सलूशन का नेचर भी सेम होना ज़रूरी है। तो अगर सर्चिंग है तो उसके हर एक सब पार्ट में सर्चिंग ही आप अप्लाई करें ताकि मर्ज करते समय आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था लास्ट लेक्चर में। इस बार हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। इस बार हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो हमारे इस अरे के अंदर वो स्टोर नहीं होगा। तो किस तरह से जो एल है वो एच को क्रॉस करता है, मतलब एल की वैल्यू एच से बड़ी हो जाती है। ये कंडीशन बन जाती है जब अरे में हम जो की एलिमेंट सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट अवेलेबल ना हो। ओके, सो लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल चलाया था उसको मैं एक बार ब्रीफ कर दूं ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप थोड़ा स्पीडली चला पाए। हमने करे लिया था इस अरे के अंदर टोटल 15 एलिमेंट, इंडेक्सिंग 1 से लेके 15 तक 3, 6, 8 अलग अलग एलिमेंट हमने इसके अंदर स्टोर किए। हम चाहते थे कि इसके अंदर जो 42 एलिमेंट है जिसकी इंडेक्सिंग 11th नंबर की है, इसको हम सर्च करना चाहते हैं। और इस पर हम जो स्ट्रेटजी लगाने वाले हैं वो बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च का काम होता है कि हर बार लिस्ट को एक मिड पॉइंट से दो पार्ट में तोड़ना, और फिर जब उसके दो सब पार्ट हो जाते हैं तो किसी न किसी एक सब पार्ट में हमारा की एलिमेंट होता है। तो हर बार जो लिस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसका मतलब सर्चिंग भी हाफ हो जाती है। और जब यदि किसी की सर्चिंग हर इटरेशन में 1/2 हो जाए तो उसकी जो एल्गोरिथम तैयार होती है, हमने इसको जब रिकर्सिव फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि किस तरह से n/2 करने पर उसकी जो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है log n के बराबर होती है, राइट। तो हमारी भी सिचुएशन वैसी ही है, n/2 वाली। तो बाइनरी सर्च की जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगी log n के बराबर, जो कि काफ़ी कम है। वो भी हम ट्राई करेंगे। फिलहाल हम इसको एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है बाइनरी सर्च की। तो सबसे पहले हम उस अरे में दो इंडेक्स पॉइंटर सेट करते हैं, एल और एच। एल रिप्रेजेंट करता है लो को और एच रिप्रेजेंट करता है हाई को। 1 लोकेशन पर एल सेट किया है और 15 लोकेशन पर एच सेट किया है। एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए, एल प्लस एच डिवाइड बाई 2। जो भी लो पॉइंटर है और जो हाई पॉइंटर है, एल प्लस एच को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक मिड वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमारे अरे में 1 है लो वैल्यू और एच वैल्यू है 15। तो 1 + 15 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 8। 8 को हमने मिड पॉइंट से सेट किया, उसकी वैल्यू 29, और उसको हम कंपैरिजन करते हैं हमारे की एलिमेंट से। अगर की एलिमेंट उस मिड पॉइंट से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड पर आपका की एलिमेंट होगा। और अगर जो की एलिमेंट है वो मिड पॉइंट से छोटा निकलता है, मिड पॉइंट के इंडेक्सिंग की वैल्यू से छोटा निकलता है, तो वो लेफ्ट में होगा। अगर वो राइट में होता है तो हाई को आपको शिफ्ट नहीं करना है, लो वैल्यू शिफ्ट होगी। मतलब जो एल इंडेक्स पॉइंटर है उसको आपको शिफ्ट करना होगा मिड प्लस 1 से। मतलब एल आगे बढ़ेगा तो मिड प्लस 1 से आगे बढ़ेगा, और अगर एच
पीछे जाएगा तो मिड -1 से पीछे जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका लॉजिक यही, केवल यही है। एल प्लस एच डिवाइड बाई 2 करो, कंपेरिजन करो, अगर वैल्यू छोटी है तो एच को पीछे लेकर आओ मिड -1 करते हुए, और अगर एच की वैल्यू हाई है, जो मिड पॉइंट वैल्यू है उसकी वैल्यू यदि हाई निकलती है तो आपको एच को अपनी जगह पर रखना है और लो को आगे शिफ्ट करना है मिड+1 से। तो वही लॉजिक हमने बार बार अप्लाई किया और हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी, इस तरह से 4 कंपैरिजन करने के बाद, 4 कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो की फाइन। अब हम फिर से एक अरे लेते हैं। इसी अरे में हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन अरे। सर एक और कंडीशन आ सकती है ना सर? क्या? सर इसमें एक और कंडीशन आ सकती है ना कि अगर जो हम हमारा मिड निकला वही हमारा एलिमेंट है जो हमको सर्च करना था, तो अगर हम कर सकते हैं ना कि मिड इज इक्वल टू एलिमेंट, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। हाँ कर सकते हैं ना, वो एल्गोरिथम में हम मेंशन करेंगे। ओके। वो एल्गोरिथम में हम तीनों पार्ट लेके चलेंगे कि अगर जो की एलिमेंट है वो मिड के इक्वल है तो बाकी फिर कंपैरिजन करने नहीं है, सबसे कम नंबर ऑफ इटरेशन पर ही, मतलब सिंगल इटरेशन पर, सिंगल स्टेटमेंट पर हमारा आंसर आ जाएगा। उस केस में ऑर्डर ऑफ 1 निकलेगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो कि log n से भी छोटी होती है। तो अगर जो की एलिमेंट है वही हमारा सर्चिंग एलिमेंट है, सॉरी जो की एलिमेंट है वो अगर हमें डायरेक्टली मिड पॉइंट पर मिल जाए, या सपोज अरे के अंदर सिंगल एलिमेंट है और वही हमें सर्च करना है, ये भी केस हो सकता है। उस केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि आपने एक ही बार स्टेटमेंट रन किया। यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे ऑर्डर ऑफ 1, और 1 का मतलब होता है कांस्टेंट, तो उसकी जो क्लास होगी वो बन जाएगी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि सबसे कम मानी जाती है। सो एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन अरे, हम एक कैसा एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज की इक्वल टू 30। पहले हम इसमें अरे को सेट कर लेते हैं। की एलिमेंट है 30, एल रहेगा 1, एच रहेगा 15। स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं।
स्टेप 1 L plus H equal to 2. L plus H divided by 2 means 1 plus 15 divided by 2 means 16 divided by 2 8. मिड पॉइंट हुआ हमारा 8. 8 पोजीशन पर है 29. एट लोकेशन 8 वैल्यू इज 29. कंपेयर कर लेते हैं. हमारी एलिमेंट था सर्चिंग एलिमेंट 30. 30 इज ग्रेटर देन 29. 30 is greater than 29. कंडीशन ट्रू. क्या करना है? L शिफ्ट होगा. L will be shift by कितना शिफ्ट होगा तो मिड प्लस 1. यदि L आगे बढ़ता है आगे तो मिड प्लस 1 से आगे बढ़ेगा. H अगर पीछे आएगा तो मिड माइनस 1 से होगा. यहाँ पर L की वैल्यू फिर से हम 9 तैयार कर लेते हैं. L इक्वल टू हो जाएगा मिड प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 9. L हो गया 9 और H एज इट इज रहेगा 15. ओके, जो सर्च करना है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर देते हैं स्पेस पर. L प्लस एच डिवाइड बाई 2. L हमारे पास 9. 9 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 15. 20 24 24 डिवाइड बाई 2 12. एट लोकेशन 12 आपको 12th लोकेशन पर देखना है क्या है वैल्यू. द वैल्यू इज 12th लोकेशन पर वैल्यू है 47. इसको हम हटा देते हैं. मिड पॉइंट अब हमारा बन चुका है 12th. L बन चुका है 9th. यहाँ से हम L को हटा देते हैं. 47. सो मिड की वैल्यू मिड की वैल्यू बन गई हमारी 47. 47 का कंपैरिजन होगा, सॉरी 30 का कंपैरिजन होगा 47 से. 30 इज ग्रेटर देन 47. फॉल्स. फॉल्स के केस में H शिफ्ट होगा, हाई शिफ्ट होगा बाय मिड माइनस 1 से. तो फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगी. L को अपनी जगह पर रहने देना है 9 पर. मिड की वैल्यू थी 12. तो आपको H को शिफ्ट करना है मिड माइनस 1. सो 12 माइनस 1 11. H शिफ्ट हो जाएगा 11 पर. यहाँ पर हम H को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से पीछे आएगा मिड माइनस 1 मतलब कि 11th. ये होगा H. इसको हम हटा देते हैं. अब L की वैल्यू है 9. H की वैल्यू है 11. 9 और 11. फिर से हम स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर देते हैं.
Step number 3, L plus H divided by 2, 9 plus 11 divided by 2, 9 plus 11 plus 9, 20, 20 divided by 2, 20 divided by 2 that is 10. 10th location पर देखो, at location 10th the value is 36. 36, that is mid. सो मिड की वैल्यू बनी हमारी 10th लोकेशन पर 36. So 30 is again greater than 36. Again condition false. Again हाई इंडेक्स पॉइंटर जो h है वो शिफ्ट होगा बाय मिड माइनस 1. यहाँ पर l की वैल्यू फिर से आपको 9 ही रखना है और h की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी मिड माइनस 1. 10 माइनस 1 9. थर्ड स्टेप में मिड माइनस 1 मतलब कि 9. एक स्टेप और परफॉर्म कर देते हैं. स्टेप नंबर 4, L प्लस एच 9 प्लस दोनों की वैल्यू 9 9 आ चुकी है. 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 9 18 डिवाइड बाई 2, that is again 9. At location 9 the value is 9th लोकेशन पर क्या वैल्यू है. ओके मुझे यहाँ से इसको शिफ्ट करना होगा. L और H सेम इंडेक्स पॉइंटर सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं. उसकी वैल्यू है 31. इसको हटा देते हैं. So 9th लोकेशन पर है हमारी वैल्यू 31. तो की एलिमेंट जो हमें सर्च करना है ओह सॉरी हमारी स्टेप है 4. 9 प्लस 9 2. 9th लोकेशन पर वैल्यू है 31 और 30 जो हमारा की एलिमेंट है अभी भी छोटा है मतलब 30 ग्रेटर देन 31 नहीं है मतलब कंडीशन फॉल्स. फिर से हाई इंडेक्स पॉइंटर एच शिफ्ट होगा मिड माइनस 1 से. सो फिलहाल एच की वैल्यू थी 9, अब वो हो चुका है 8. सो वो कंडीशन आ गई है जब एल की वैल्यू एच से बड़ी हो गई हो. तो एल 9 है और एच की वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पर. एच यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब कि एल कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता. ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन को मेंशन करते हुए इफ़ एल ग्रेटर देन एच it indicates that value or key element not present in the given array. तो ये वो कंडीशन है जो बताती है कि जिस एलिमेंट को आप अरे में सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट अरे में अवेलेबल नहीं. सो अगेन हमें 4 इटरेशन करने पड़े, 4 बाइनरी सर्च लगानी पड़े. ओके
अब जिस पैटर्न में हमने इसको सॉल्व किया है उसी पैटर्न में हम लोग इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं। एल्गोरिथम बाइनरी सर्च, हमें एक अरे चाहिए, एन एलिमेंट चाहिए और एक की एलिमेंट चाहिए जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे एक दो पॉइंटर से, एल इक्वल टू 1 और एच इक्वल टू जो भी एन की साइज होगी, मतलब एच किसको पॉइंट करेगा, तो अरे का जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी एन। तो एन को हम पॉइंट करेंगे एच के साथ और एल इक्वल टू हम रखेंगे 1। दो वेरिएबल्स को हम सेट करते हैं और एक कंडीशन लगा देते हैं, while L is less than equal to H। क्या करना है, अगर L की वैल्यू लेस देन इक्वल टू H है तो मिड हमें कैलकुलेट करना है L प्लस एच डिवाइड बाय 2। फिर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ़ की एलिमेंट ही अगर मिड एलिमेंट है, हमने अरे लिया है तो हम उसको सिस्टमेटिक ए ऑफ मिड लिख लेते हैं। इफ़ की इक्वल टू ए ऑफ मिड, देन डायरेक्टली मिड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए। अगर की लेस देन है अरे ऑफ मिड से, तो हमें एच को शिफ्ट करना होता है मिड -1 से, अदरवाइज एल को शिफ्ट करना है मिड +1 से। देन रिटर्न 0। ये वाली कंडीशन इसका बेस्ट सर्च माना जाएगा, बेस्ट केस एनालिसिस होगा। जो मिड निकला है वही की एलिमेंट है, उस केस को हम बेस्ट केस एनालिसिस बोलते हैं। वरना हम इसको फिर कंपैरिजन करते रहेंगे, अगर लेस देन है मिड वैल्यू से तो एच शिफ्ट होगा, एल शिफ्ट नहीं होगा, अदरवाइज एल शिफ्ट होगा, एच शिफ्ट नहीं होगा एल्स। और ये कंडीशन आपको तब तक चलानी है, ये जो कंपैरिजंस है यहाँ पर, ये वाले जो कंपैरिजंस है ये आपको कब तक चलाने हैं, तो कंडीशन रहेगी एल लेस देन इक्वल टू एच तक। आपने एग्जांपल में देखा कि एल इक्वल टू तक भी आ गया था, तब भी हमने कंडीशन चलाई थी। और जैसे ही एल की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तो ये लूप काम करना बंद कर देगा और हम शो कर सकते हैं कि वो एलिमेंट अरे के अंदर अवेलेबल नहीं। तो ये एक सिंपल अपना जो प्रोसीजर हमने जिस तरह से यूज़ किया है उसी तरह से हमने एल्गोरिथम बनाई है। ज़रूरी नहीं है आप बुकिश लैंग्वेज यूज़ करें एल्गोरिथम के लिए, आप अपना जिस स्टेप से आप काम करते हो उसी स्टेप को आप एल्गो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी बाइनरी के लिए एल्गोरिथम।
और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। सो हर बार जो हमारी लिस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हर बार हमारी जो लिस्ट है दो पार्ट में टूटती है। फिर हम दो पार्ट में से किसी एक पार्ट पर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, क्योंकि आधा सर्चिंग तो वैसे ही हमारे स्टॉप हो चुका है। फिर जो सर्चिंग वाला अरे है, जो हाफ पार्ट हमने लिया था या जो सब प्रॉब्लम ली थी, उसमें हम मिड पॉइंट निकालते हैं, वापस से हम उसको डिवाइड बाय टू कर देते हैं। तो फिर से हमारे जो एलिमेंट्स है वो डिवाइड बाय टू हो जाते हैं, मतलब हर बार जो हमारी लिस्ट है वो हाफ हो जाती है। सो ये इस बात को शो करता है कि हर बार जो हमारी इटरेशन है n/2, n/4, n/8, n/16, इसका मतलब n/2 टर्म्स पर वो स्टॉप हो जाएगा। और n/2 के लिए हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी वो मैंने आपको ऊपर शो किया। जब हम t ऑफ n इक्वल टू c प्लस टी n/2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, चाहे आप रिकर्सिव फंक्शन से सॉल्व कर लो या फिर आप रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व करो, जब आप सब्स्टिट्यूशंस बार बार करते जाओगे, मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना है, तो आप इसको एक बार करके देखना। यहाँ पर आप बार बार सब्स्टिट्यूशंस करते जाओगे तो आपके पास फाइनली जो निकल कर आएगा वो निकलेगा log n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ऑर्डर ऑफ log n। यहाँ पे 2 का मतलब होता है बेस 2, log n बेस 2। log में बेस आपको 2 लेना है। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका। n/2 वाली सिचुएशन हमने भी इसको एक हैंडल की थी रिकर्सिव मेथड में। लेट मी शो टू यू। अगर n है तो n-1 है तो ओके। ये वाला वो केस है i/2। तो i की वैल्यू अगर n है तो n/2, नेक्स्ट स्टेप में n/4, नेक्स्ट स्टेप में n/8, नेक्स्ट स्टेप में n/16। सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से n/2 की पावर k। सो जो i लूप है वो n/2 की पावर k टर्म्स के लिए चलता है। और ये कंडीशन फॉल्स होगी कब? जब i की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1। सो n/2 की पावर k को हम मान सकते हैं 1 के बराबर। हमने केवल i की वैल्यू रख दी है n/2 की पावर k इक्वल टू 1। सो n इक्वल टू 2 की पावर k। दोनों साइड पर यदि आप log लेते हो तो log n इक्वल टू हो जाएगा log 2 की पावर k। यहाँ पर बेस 2 है और 2 है, इसकी वैल्यू 1 होती है। सो log n इक्वल टू k, सो ऑर्डर ऑफ log n। तो अगर कोई एल्गोरिथम, जरूरी नहीं बाइनरी सर्च ही हो, आप आगे चल के क्विक शॉट भी देखोगे तो हर बार हमारी जो बाइनरी जो अरे एलिमेंट है
जो अरे की साइज़ है वो डिवाइड बाय 2 होती है, तो उसमें हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इस पैटर्न में एनालिसिस करेंगे ऑर्डर ऑफ लॉग एन के बेस पे। और एक और है जो कांस्टेंट बेस पे निकल जाए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की क्लास अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि 1 या 2 इटरेशन में आपको एलिमेंट मिल जाता है। ये जैसे हमारा केस बन सकता है यहाँ पर कि जो की एलिमेंट है वो अरे के अंदर प्रेजेंट हो बट फर्स्ट लोकेशन पर ही हो, या मिड लोकेशन पर हो। फर्स्ट लोकेशन पे तो नहीं, वो लीनियर सर्च में बेस्ड केस एनालिसिस होगा। बट अगर बाइनरी सर्च हम अप्लाई करते हैं और जो हमने फर्स्ट टाइम स्टेप 1 परफॉर्म करके जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, उस मिड पॉइंट पर ही हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो, जिसको हम सर्च करते हैं वो अगर मिड लोकेशन पर ही अवेलेबल हो। सपोज हमारा की एलिमेंट 29 होता, फर्स्ट स्टेप पर हमने मिड पॉइंट निकाला 8 लोकेशन पर ही हमारा जो की एलिमेंट है 29। अगर 29 इक्वल टू हो जाता मिड पॉइंट, तो यहाँ पर बेस्ड केस एनालिसिस होगा। अदरवाइज एवरेज केस ये होगा कि आपको कुछ नंबर ऑफ कंपेरिजन्स करने पड़े। हो सकता है 3, 4, 5 अप टू, डिपेंडिंग कि अरे की साइज़ कितनी है। यहाँ पर हमारे पास 15 एलिमेंट है, तो हमें मैक्सिमम 4 इटरेशन करने पड़े। तो 4 स्टेप में हमें पता चला कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो 4 स्टेप में आपको पता चल जाएगा। और सपोज आपको फोर्थ इटरेशन के बाद भी आपको क्लियर होता है कि नहीं, एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो इसका वर्स्ट केस एनालिसिस होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 एनालिसिस माने जाते हैं: टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यहाँ पे लॉग का बेस 2 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लॉग बेस 2। बेस्ड केस एनालिसिस हम कहेंगे इफ एलिमेंट इज एट लोकेशन मिड। उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इन दैट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च विल बी ऑर्डर ऑफ 1। क्योंकि आपको एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ा यूनिट ऑफ टाइम का, तो वहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है आप उसको 1 से एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ 1, जो कि सबसे छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है हमारे हायरार्की में। सो ऑर्डर ऑफ 1 which belongs to which belongs to constant time functions class। तो ये है हमारी बेस्ड केस एनालिसिस। दूसरा होगा एवरेज केस एनालिसिस। इफ we need to do some comparisons। अब वो कितने भी कंपेरिजन्स हो सकते हैं, फर्स्ट स्टेप के बाद जितनी भी स्टेप्स हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल। सो इफ वी नीड टू डू सम कंपेरिजन्स, आफ्टर कंपेरिजन्स we got the location of key element। so जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना था, फाइनली हमें वो लोकेशन मिल जाती है। दैट विल बी एवरेज केस एनालिसिस। और उस केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट केस, जो कि हमारा एवरेज केस है, वो हमने अभी परफॉर्म किया, वो निकल कर आया है हमारा log n बेस 2, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2, जो बिलोंग करता है एक ऐसी क्लास में विच बिलोंग्स टू क्लास एल्गोरिथमिक। सॉरी, लॉगरिथमिक, एल्गो नहीं, which belongs to class logarithmic। लॉगरिथमिक, क्या मिस्टेक है? लॉगरिथमिक, ओके। तो ये होता है हमारा एवरेज केस। एंड थर्ड होता है वर्स्ट केस एनालिसिस। आफ्टर डू ऑल द comparisons, we could not able to find key element in the given array। पूरा सर्च करने के बाद भी, लिस्ट को बार बार फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी, अगर हम एलिमेंट को फाइंड नहीं कर पाते हैं, दैट विल बी अवर वर्स्ट केस एनालिसिस। और उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इन दैट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। सो वर्स्ट केस और एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, उसकी क्लास भी सेम रहेगी, बस बेस्ट केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती है और उसकी क्लास चेंज होती है। इसका यदि हम रेकरेंस रिलेशन है, recurrence relation of binary search, तो हम इस तरह बना सकते हैं कि t of n टोटल टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, t of n इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। एक कांस्टेंट होता है, अगर कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, अगर n की वैल्यू 1 हो, मतलब केवल एक ही बार आपको सर्च करना पड़े और वो एलिमेंट आपको मिल जाता है, सो n की वैल्यू 1 पर इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट निकले। यहाँ पे आप c भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम या अलग अलग बुक में आपको कहीं पे c दिखेगा, कैपिटल C, या फिर 1 होगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। और n की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन है, तब हमने उसका टाइम नोट किया था कि ये हर बार Tn/2 प्लस 1 के बराबर होता है। कब कंडीशन है n ग्रेटर देन 1। तो ये रेफरेंस रिलेशन है। इसको अगर हम प्रॉपर लिखें तो कुछ इस तरह से होता ही है कि टी ऑफ एन जो कि टोटल टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, पूरी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में टोटल टाइम कितना है, रेकरेंस रिलेशन को उसको हम टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रैकेट, जो बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट होता है, वो हम यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, और इस कर्ली ब्रैकेट में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन, जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट प्रिंट होती है, और वो कंडीशन होती है n इक्वल टू 1 पर,
और नीचे हम लगाते हैं t ऑफ n/2 प्लस एनी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 अप टू समथिंग। सो टी n/2, n वाली टर्म्स को हम हमेशा लेते हैं, तो इसका जो रेफरेंस रिलेशन है टी n/2 प्लस 1 के बराबर होता है। और ये कब होता है? n की वैल्यू जब ग्रेटर देन होती है 1। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। आप अपने प्रीवियस नोट्स में या वीडियो में आप एक बार चेक करना, इसको हमने निकाल के रखा हुआ है। एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया था, उसमें n/2 कंडीशन ली थी, उसके बेस पर हमने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, उसका रेकरेंस रिलेशन बनाया था, और रेकरेंस रिलेशन को सब्स्टिट्यूशन इंडक्शन मेथड से सॉल्व भी किया था, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। दोनों केस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी। सो ये होता है रेकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनरी सर्च। तो इसको हटाकर मैं प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये है रेकरेंस रिलेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है। उसके दो एग्जाम्पल मैंने अलग अलग लिए। एक एलिमेंट फाइंड होता है तो कितनी स्टेप में फाइंड होता है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, किस तरह से मिड वैल्यू निकलेगी, किस तरह से लोअर और हाइयर जो इंडेक्स पॉइंटर थे वो लेफ़्ट और राइट शिफ्ट होते हैं, फाइनली एलिमेंट मिलता है या फाइनली एलिमेंट नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो उसका कितना एनालिसिस होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उस केस में, और अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एल्गोरिथम, उसके काम करने का तरीका, और तीनों केस की बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस एनालिसिस उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर, और उसका एक रेफरेंस रिलेशन। सो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर की दूसरी स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। एक दूसरा कोई एक प्रॉब्लम लेंगे जो डिवाइड एंड कॉन्क्योर से सॉल्व होने वाली होगी, जो हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक होगा। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें अभी तक यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर बाइनरी सर्च फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट? अश्मिता, धर्मिष्ठा, दुष्यंत, Yes, sir. नो सर। हिमानी, रोशन, विपुल,